हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि कुमार सिंह। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि सॉलिड स्टेट का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था आपको, उसमें हमने बताया था कि जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। आज के लेक्चर में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बारे में सारी बातें करेंगे, प्रॉपर्टीज को देखेंगे और क्रिस्टलाइन से एमोर्फस से क्रिस्टलाइन कैसे ट्रांसफॉर्म होता है इसके बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। अगर आपको याद होगा, हमने उसमें आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जो हमारा क्लासिफिकेशन था वो किस बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मैं ऊपर उसी से स्टार्ट करता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ arrangement of particles, on the basis of order of arrangement of particles, जो सॉलिड था उस सॉलिड को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा था। फर्स्ट हमारा था क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा था हमारा एमोर्फस सॉलिड। आज के लेक्चर में हम इसी दो सॉलिड पे बात करेंगे। सबसे पहली बात, ये जो क्लासिफिकेशन है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का ऑर्डर के हिसाब से है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो दो सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन में जो पार्टिकल्स होते हैं सबसे पहले सॉलिड है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर 3D नेटवर्क होता है। कहने का सेंस है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर करने का सेंस क्या है कि जो भी अरेंजमेंट है वो एक जैसा अरेंजमेंट बहुत लॉन्ग रेंज तक फॉलो करता है, उसके बाद फिर रिपीट होगा, फिर सेम अरेंजमेंट आएगा। लेकिन एमोर्फस में क्या है कि इसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वह थोड़े थोड़े रेंज के लिए सेम होता है और रिपीट नहीं होगा। अरेंजमेंट बहुत लॉन्ग शॉर्ट ऑर्डर के लिए आपको एक जैसा महसूस होगा, मतलब रैंडम टाइप का अरेंजमेंट होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टार्ट करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहले लिखेंगे कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स का सेंस क्या है? जब हम सिंपल मैटर पढ़ते तो वहां पढ़ते हैं कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स होता है। जितने मैटर है, सॉलिड और लिक्विड हो गया, सबके पास पार्टिकल्स है। सॉलिड में हमने एक टर्म दिया आपको कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है, जो उसका फंडामेंटल यूनिट है, वह एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयंस भी हो सकते हैं। तो एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस को कलेक्टिवली हम लोग कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स बोलते हैं। अगर आप कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स बोलते हो तो उसमें एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या कहा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स constituent units are
arranged in regular manner to long range in a 3D network। इसमें बहुत सारी बातें हैं। हमने लिखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं एक रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। रेगुलर मैनर का मतलब क्या है कि एक जैसा, एक ही तरह का अरेंजमेंट है लॉन्ग रेंज तक, लंबे, और 3D नेटवर्क में 3D अरेंजमेंट है। इसी को हम लोग जब हमने सॉलिड स्टेट पढ़ाया था, सॉलिड का डिस्क्रिप्शन आपको दिया था, तो मैं एक टर्म लिखा था क्रिस्टल लैटिक। तो जो अरेंजमेंट है 3D नेटवर्क का, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिक। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिक। क्रिस्टल लैटिक का टॉपिक आएगा, फिर उस पर बात करेंगे। नहीं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स का अरेंजमेंट है रेगुलर मैनर में, जो लॉन्ग रेंज तक फॉलो होता है 3D नेटवर्क में, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिक। यही क्रिस्टल लैटिक है। लेकिन हम आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ये बता रहे हैं कि अरेंजमेंट कैसा होता है। अब सोच के देखो कि कोई सॉलिड है जिसके अंदर दो उसका कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स है और रेगुलर मैनर में बहुत लॉन्ग रेंज तक सजा हुआ है 3D नेटवर्क में, ये तो ऑर्डर्ड हो गया। क्या हुआ भाई? ऑर्डर्ड हुआ। अब जब ऑर्डर्ड हुआ, रेगुलर मैनर है, 3D नेटवर्क है, लॉन्ग रेंज तक है, तो इसके आधार पे हम क्या कह सकते हैं? इसकी जो ज्योमेट्री है वो डिफिनिट ज्योमेट्री है। जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो है रेगुलर है, लॉन्ग रेंज तक है 3D नेटवर्क में, तो हम क्या बोलेंगे? इसका जो ज्योमेट्री है जो वो क्या है? फिक्स है। मतलब इसका शेप क्या है? डिफिनिट शेप है। क्या है? डिफिनिट शेप है। ज्योमेट्री या शेप क्या है? ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड ज्योमेट्री या शेप होगा इसका। क्या होगा? फिक्स्ड ज्योमेट्री या शेप होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका ज्योमेट्री क्या होता है? फिक्स्ड ज्योमेट्री है, डिफिनिट ज्योमेट्री है। इस स्टेटमेंट के आधार पे बोल रहा है। किसके आधार पे? ये जो हमने लिखा इसके आधार पे हम किस कंक्लूजन में पूछते हैं कि डिफिनिट ज्योमेट्री होगा। क्या होगा भाई? डिफिनिट ज्योमेट्री होगा। क्या होगा? डिफिनिट ज्योमेट्री होगा। बड़ा सोलरली हमने इसको स्टार्ट किया, इसके अंदर पढ़ेंगे बहुत कुछ। हमने क्या किया? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इस बात को समझना है क्योंकि इस टॉपिक का जितना लिंक है सब इसी पॉइंट से निकल के जाएगा। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स है, और कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, और वो रेगुलर अरेंजमेंट बहुत लॉन्ग रेंज तक फॉलो होता है। सेम अरेंजमेंट रिपीट हो रहा है लॉन्ग रेंज तक। किस नेटवर्क? 3D नेटवर्क में। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिक बोलते हैं। इस स्टेटमेंट के आधार पे जो अरेंजमेंट है वो 3D नेटवर्क में रेगुलर है लॉन्ग रेंज तक। इसके आधार पे हमने कंक्लूजन निकाल कर दिया क्या? कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है? डिफिनिट है। क्या है? डिफिनिट ज्योमेट्री है। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड आप टॉपिक लोगे, पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ाऊंगा, फिर हम अमorphous पे बात करेंगे। ठीक है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहले आप इसको लिखोगे, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये देखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो इसको लीजिए। थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेसिस पे बात करते हैं। सिलिका का नाम आप सुने होंगे। सिलिका जानते हो क्या होता है? सिलिका, दिस इज सिलिका। सिलिका क्या होता है? SiO2। दिस इज सिलिका। सिलिका दो फॉर्म में जनरली हमको मिलता है। कितना फॉर्म मिलता है? दो फॉर्म में।
एक फॉर्म इसका है, एक फॉर्म इसका है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्ज। क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज। एक दूसरा फॉर्म है दैट इज ग्लास। ये दोनों सिलिका ही है, ग्लास भी एक सिलिका है, जो क्वार्ट्ज है ये भी सिलिका ही है। लेकिन आपको जान के बहुत मजा आएगा, ये जो क्वार्ट्ज है, ये जो क्वार्ट्ज है, ये जो क्वार्ट्ज है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। बट ये जो ग्लास है दिस इज एमोर्फस सॉलिड, दिस इज एमोर्फस सॉलिड। जितनी बातें क्रिस्टलाइन में पढ़ रहे उसको उल्टा कर देंगे, एमोर्फस हो जाएगा। क्रिस्टलाइन में हमने को बताया कि जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स होता है उसका अरेंजमेंट रेगुलर मैनर में लॉन्ग रेंज तक फॉलो होता है 3D नेटवर्क में। एमोर्फस में क्या होगा? इरेगुलर अरेंजमेंट है, शॉर्ट तक रिपीट नहीं हो रहा है, हर थोड़ी देर बाद अरेंजमेंट चेंज होते चला जा रहा है। इस बात को हम यहां से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर अगर मालूम होगा आपको तो इस तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है। इस स्ट्रक्चर को बनाते चले जाएंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बहुत लॉन्ग रेंज स्ट्रक्चर होता है और भी इसको बना सकते हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एमोर्फस में आप जो ग्लास है इसका बनाओगे, इसका स्ट्रक्चर कोई फिक्स नहीं है, जिगजैग रैंडम टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसको मिला दो, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, इरेगुलर स्ट्रक्चर। अब ये भी सिलिका का ही फॉर्म है और ये भी सिलिका का ही फॉर्म है। ग्लास एमोर्फस जो क्वार्ट्ज है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है इरेगुलर मैनर में है और यही अरेंजमेंट आपको लॉन्ग रेंज तक ऑब्जर्व करोगे। इसका जो अरेंजमेंट है इरेगुलर अरेंजमेंट है, इरेगुलर मैनर में सजा हुआ है और हर थोड़ी देर के बाद इसका जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा? चेंज होता है। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो एमोर्फस सॉलिड है, जो एमोर्फस सॉलिड है, जो एमोर्फस सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड को अगर आप हीट करोगे, क्या करोगे भाई मेरे? हीट करोगे। अगर एमोर्फस सॉलिड को आप हीट करोगे तो ऐसा होगा कि जो एमोर्फस सॉलिड है या उसको हीट करोगे तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में चला जाएगा। किसके फॉर्म में चला जाएगा? क्रिस्टलाइन। एमोर्फस सॉलिड को अगर आप हीट करोगे तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप सॉलिडिफाई कर दोगे तो फिर से एमोर्फस फॉर्म में चला जाएगा। इधर लिख देता हूं। सॉलिडिफाई करोगे तो किसमें चला जाएगा? एमोर्फस फॉर्म में चला जाएगा। अरे बताए क्यों? कभी टॉपिक हमारा क्रिस्टलाइन एमोर्फस, पॉइंट लिख के डिफरेंशिएट कर देना, बहुत आसान है, लिख के भी डिफरेंशिएट कर देंगे, याद कर लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। समझने की बात है। तो यहां पे जो क्वार्ट्ज था, ये जो ग्लास है, ये दोनों एक ही सिलिका का अलग अलग फॉर्म है।
ये अमोर्फस सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्वार्ट्ज जो है वो ग्लास में चेंज हो सकता है, जो ग्लास है वो क्वार्ट्ज में चेंज हो सकता है। ग्लास एमोर्फस सॉलिड है और ग्लास से आपको क्वार्ट्ज में आना है, तो एमोर्फस से क्रिस्टलाइन में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ग्लास से आपको ग्लास को हीट करो। तो ऐसा नहीं ग्लास को हीट करोगे तो ग्लास एक बार में लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ग्लास को आप हीट करोगे तो धीरे धीरे पिघलता जाएगा, मेल्टिंग होगा पहले उसका, आराम से सॉफ्टन होगा उसका, धीरे धीरे क्या होगा, सॉफ्टन होगा उसका, पिघलता जाएगा, मेल्ट करेगा धीरे धीरे, होते 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 वो क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर उसी को आप सॉलिडिफाई करोगे तो फिर सॉलिडिफाई होते 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 क्या बना देगा, क्वार्ट्ज बना देगा। इसी बात को हमने लिखा कि अगर एमोर्फस सॉलिड को आप हीट दोगे तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में चला जाएगा, और क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर सॉलिडिफिकेशन होने देंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का तो फिर किसमें चला जाएगा, एमोर्फस फॉर्म में चला जाएगा। ये जो फेनोमेनन है, एमोर्फस सॉलिड को और हीट करेंगे तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में चला जाएगा, और क्रिस्टलाइन सॉलिड का सॉलिडिफिकेशन करेंगे तो एमोर्फस फॉर्म में चला जाएगा। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एनियलिंग। क्या बोलते हैं इसको, एनियलिंग। दिस इज कॉल्ड एनियलिंग। तो एनियलिंग क्या है, इस प्रॉपर्टी के कारण क्रिस्टलाइन एमोर्फस क्रिस्टलाइन में इंटर कन्वर्टेबल है। क्लियर है क्या बोल रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट। इसमें एक बात जो ध्यान देने योग्य है, हमने अभी कहा कि आप ग्लास को हीट करोगे तो ऐसा नहीं है कि ग्लास क्या होगा, ऐसा नहीं है कि ग्लास सीधा लिक्विड में चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे क्या करेगा, मेल्ट करेगा, सॉफ्टन होगा इसका, होते होते और हीट करोगे तो क्रिस्टल का फॉर्म में जाकर क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन कर सकता है। इसलिए यहाँ पे बात याद करके आगे इसको कैरी करेंगे। इरेज करें इसको। इसके आगे बात करेंगे तो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको एक पॉइंट बताया कि उसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, और उस पार्टिकल के अरेंजमेंट का हमने उसका शेप बताया। थोड़ा सा मैंने बीच में ग्लास और क्वार्ट्ज का एग्जांपल दिया, थोड़ा सेंस ऑफ विजन सेंस डेवलप करने के लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन एमोर्फस में। दूसरे पे बात करेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास अभी हमने क्या देखा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है। क्या भाई, रेगुलर अरेंजमेंट है लॉन्ग ऑर्डर में, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में। कैसा है, 3D नेटवर्क, 3D। अब बताओ क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्या, पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक और 3D नेटवर्क में। इससे क्या हुआ, इसकी ज्योमेट्री फिक्स हो गई। तो जब ज्योमेट्री फिक्स हो गई, अगर इसको हीट करके कोई सॉलिड है इसको हम लिक्विड में ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या होगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। क्यों, इसका अरेंजमेंट क्या है, रेगुलर है, इसका ज्योमेट्री क्या है, फिक्स है। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, एमपी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। लैंग्वेज में लिखेंगे सेंटेंस बन जाएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, या इसी बात को दूसरे में क्या लिख सकते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्या लिख सकते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट और डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट बोलने का मतलब क्या है कि एक टेम्परेचर, डिफिनिट टेम्परेचर होगा जिसपे क्रिस्टलाइन सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी हमने ग्लास को बनाया वो बताया था कि ग्लास को आप फिट करोगे तो क्या होगा, वो डायरेक्ट लिक्विड में चेंज नहीं होगा, पहले लॉन्ग रेंज तक क्या होगा, सॉफ्टनेस होगा। क्या होगा, सॉफ्टनेस होगा, फिर वो क्या होगा, आपको जाके क्रिस्टल और हीट करेंगे तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में चला जाएगा। बात क्लियर है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास होता है एमपी मेल्टिंग पॉइंट, डिफिनिट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसी का मतलब क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि एट फिक्स्ड टेम्परेचर, इट
एब्रप्टली, एब्रप्टली चेंजेस, एब्रप्टली मतलब क्या है, अचानक से, पूरी तरह से, एब्रप्टली चेंजेस इनटू लिक्विड, एब्रप्टली चेंजेस इनटू लिक्विड। ये तो हो गया कि ज्योमेट्री फिक्स है तो उसका एमपी डिफिनिट होगा, मतलब 7 मेल्टिंग पॉइंट होगा एट फिक्स टेम्परेचर पे, वो पूरी तरह से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इसके आगे बात करेंगे तो जो ज्योमेट्री फिक्स है, जब ज्योमेट्री फिक्स है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, जब मेल्टिंग पॉइंट शार्प मेल्टिंग पॉइंट है या डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि जब इसको कट करेंगे, जब इसको कट करेंगे तो हमारे पास जो फेस मिलेगा एकदम क्लियर फेस, स्मूथ फेस मिलेगा, प्लेन फेसेस मिलेगा, क्योंकि अरेंजमेंट क्या है, रेगुलर है। आप कहीं से भी कट करोगे तो क्या होगा, स्मूथ प्लेन फेस मिलेगा। ये रेगुलर होता तो उसको कट करते तो कहीं किसी और तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, कहीं किसी और तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। मान लो इस मार्कर में हर जगह अरेंजमेंट सेम है, तो इसको यहाँ से कट करे, यहाँ से कट करे, इधर से कट करे, कहीं से भी कट करेंगे, जो सरफेस होगा वो क्या होगा, प्लेन सरफेस होगा। कैसा होगा, प्लेन सरफेस होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि when crystalline solid is cut with knife, चाहे edges tools smooth और regular surface is obtained, regular surface is obtained। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कट करेंगे एजेस टूल्स के सहारे, मतलब कि धारदार औजार के सहारे, तो जो हमको सरफेस मिलेगा वो कैसा होगा, प्लेन होगा, स्मूथ होगा। ऐसा क्यों होगा, सब एक ही स्टेटमेंट का रिजल्ट है। क्यों, क्योंकि अरेंजमेंट 3D अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है, कहीं से भी काटेंगे हर जगह पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होगा, सेम होगा। और जब पार्टिकल का अरेंजमेंट सेम होगा तो हर जगह हमको एक प्लेन सरफेस मिलेगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लेना। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, इरेज करें इसको। चलो इसके बाद बात करेंगे, तो हमने क्या बात करा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होगा, 3D नेटवर्क में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। उसके आधार पर हमने क्या है, उसकी ज्योमेट्री फिक्स होगी। फिर उसको हमने बात करा तो बताया आपको कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा या डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट होगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट या डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट करने का मतलब क्या है कि जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है वह एब्रप्टली चेंज हो जाएगा किसमें, लिक्विड स्टेट में। अब इसके आगे बात करेंगे तो जो इतनी बात एमोर्फस पे कर लेते हैं, पहले एमोर्फस पे कर लो, फिर लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे एमोर्फस सॉलिड। ज्यादा कुछ है नहीं, एक क्वार्ट्ज का जो एग्जांपल दिए थे ग्लास का, उसको समझने के लिए यूज कर सकते हो। एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड में क्या है कि constituent units are arranged in irregular manner, constituent units are arranged in irregular manner to sort order in 3D नेटवर्क। ये तो क्वार्ट्ज ग्लास का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसमें इसी बात को दिखाने की कोशिश किया था कि जो उसका अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, रेगुलर वे में होता है। अब वो हर थोड़ी देर के, हर थोड़ी रेंज के बाद जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, जो अरेंजमेंट होगा वो चेंज होगा, अरेंजमेंट जो होगा क्या होगा, चेंज होगा। इसके आधार पे
हम क्या बोल सकते हैं, वहां पे क्या था कि जो अरेंजमेंट था वो रेगुलर था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक मेंटेन हो रहा था, तो उसके बाद हमने क्या कहा था कि डिफिनिट ज्योमेट्री होगा, डेफिनिट शेप होगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, नॉट डिफिनिट ज्योमेट्री, नॉट डिफिनिट ज्योमेट्री, कोई डिफिनिट ज्योमेट्री इनके पास नहीं हो सकता है। इसी को हम दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं, इरेगुलर शेप। क्या बोल सकते हैं, इरेगुलर शेप। अब जिसका शेप इरेगुलर, इसका शेप इरेगुलर क्यों हुआ, इसका शेप इरेगुलर क्यों हुआ भाई साहब, क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट था पार्टिकल्स का इरेगुलर मैनर में था और बहुत शॉर्ट ऑर्डर। शॉर्ट ऑर्डर लिखने का मतलब क्या है कि बहुत थोड़ी रेंज के लिए इसका अरेंजमेंट सेम रह रहा है, हर थोड़ी देर के बाद इसका अरेंजमेंट क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, मतलब इसका इरेगुलर मैनर इसका पार्टिकल्स सजे होते हैं। इस आधार पर हमने कहा कि डिफिनिट ज्योमेट्री नहीं है। उसी आधार पर कहा, इसी बात को दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि इरेगुलर शेप है। अब इसके आधार पर क्या बोलेंगे, जो ज्योमेट्री फिक्स नहीं है, जब अरेंजमेंट ही फिक्स नहीं है, जो अरेंजमेंट रेगुलर मैनर में है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी खास टेम्परेचर पे एमोर्फस सॉलिड जो होंगे वो एमोर्फस सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाएंगे किसमें, लिक्विड में, ऐसा नहीं होगा। तो होगा क्या भाई, तो जब आप किसी एमोर्फस सॉलिड को हीट करोगे, जब आप किसी एमोर्फस सॉलिड को हीट करोगे तो एमोर्फस सॉलिड में क्या होगा, वो धीरे धीरे लॉन्ग रेंज टेम्परेचर तक शुरू के टेम्परेचर, ग्लास को टेम्परेचर दो, थोड़ा टेम्परेचर दो, वो पिघलना शुरू कर देगा, पूरी तरह से नहीं पिघलेगा, और टेम्परेचर देंगे और थोड़ा पिघलेगा और सॉफ्टेंस होगा, धीरे धीरे क्या और सॉफ्टेंस होकर चला जाएगा। इसमें क्या बोलते हैं कि इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है मतलब क्या है, डिफ्यूज कर सकता है, क्या कर सकता है, डिफ्यूज कर सकता है, डिफ्यूजन नहीं हो रहा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या है, डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है मतलब क्या, डायरेक्ट लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में चेंज नहीं होगा, मतलब क्या, डिफ्यूज करेगा। क्या करेगा भाई, डिफ्यूज करेगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफ्यूजन संभव नहीं है, ये एमोर्फस सॉलिड का डिफ्यूजन संभव है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं क्या, क्या लिखते हैं कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, हैव नॉट शार्प एमपी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, या डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, नॉट डिफिनिट एमपी, कोई डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इट, जो एमोर्फस सॉलिड होगा, इट डू नॉट changes abruptly into liquid at fixed temperature, मतलब कि जो एमोर्फस सॉलिड है यह किसी फिक्स टेम्परेचर पे कभी ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरह से सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए। तो होगा क्या, जब पूरी तरह से लिक्विड में चेंज नहीं होगा तो होगा क्या, मेल्टिंग takes place over melting takes place over range of temperature, टेम्परेचर का एक रेंज होगा, उस रेंज के दौरान शुरू में टेम्परेचर दिया, पिघलना शुरू कर दिया और बहुत लंबे टाइम तक पिघलता रहा, मतलब क्या, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर है जिसके लिए क्या हो रहा है, इसका मेल्टिंग हो रहा है, पिघल रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब डिफ्यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिफ्यूज कर रहा है। जैसे समझना समझना, चलो भाई इसका एक्सपीरियंस होती है। ले लिया स्क्रीनशॉट, इरेज कर दे इसको। उसके बाद आगे बात करेंगे एमोर्फस में। इसका शेप तो इरेगुलर है, इसको आप कहीं से, इरेगुलर से मतलब क्या है कि हर जगह अरेंजमेंट क्या अलग अलग है, तो आप कहीं से भी कट करोगे, मान लो एक प्लेन, आप इसको इस प्लेन से कट कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ और अरेंजमेंट है, यहाँ पे कुछ और अरेंजमेंट है, यहाँ पे कुछ और अरेंजमेंट है, तो ये जो कट करोगे तो ये जो सरफेस मिलेगा ये स्मूथ नहीं होगा, इरेगुलर सरफेस होगा। कैसा सरफेस होगा, इरेगुलर सरफेस होगा। तो क्या लिख सकते हैं कि when
solid is cut with edges tools irregular surface is observed. इरेगुलर सरफेस ऑब्जर्व का मतलब क्या है कि प्लेन सरफेस हमको ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। कैसा सरफेस है? इरेगुलर सरफेस ऑब्जर्व हो रहा है। इसी चीज को हमने क्रिस्टलाइन में पढ़ा था। तो क्रिस्टलाइन में क्या बताया गया था कि हमको प्लेन सरफेस मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लेन सरफेस मिलेगा। तो ये जो प्लेन सरफेस हमको मिल रहा था, या स्मूथ सरफेस लिखो, स्मूथ सरफेस या रेगुलर सरफेस ये जो स्मूथ सरफेस या जो रेगुलर सरफेस हमको क्रिस्टलाइन सॉलिड में कट करने के बाद मिल रहा था, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फेस। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फेस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फेस। हमने कहा था कि जो अरेंजमेंट है शुरू में क्रिस्टलाइन में, जो उसमें क्या होगा? क्रिस्टल लैटिक होगा, और जो कट करना जो फेस आ रहा है दैट इज क्या? क्रिस्टल फेस। वो क्या है हमारा? क्रिस्टल फेस है। और क्रिस्टल फेस के पास क्या होगा? डिफिनिट एंगल होता है, डिफिनिट एंगल पे फिक्स होते हैं। इनसे पे आगे बात करेंगे। हम तो सिर्फ किसकी बात? क्रिस्टलाइन और एमोर्फस की बात कर रहे हैं। जितना पॉइंट लिख रहे हैं सबका आपको कुछ ना कुछ लॉजिक दे रहा है। इस पॉइंट को डायरेक्टली भी लिख सकते थे, डिफरेंशिएट करके लिखते थे, बोलते भाई इसको याद कर लेना है। ये थोड़ा जितना लॉजिक बन सकता है उतना लॉजिक आपको बताया जा रहा है। चलो भाई इसको लिख लो। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका, इरेज कर दे इसको। तो हमने एक मेल्टिंग पॉइंट का पॉइंट दोनों बताया, एक अरेंजमेंट का पॉइंट बताया, एक शेप का पॉइंट बताया, और एक सरफेस का पॉइंट बताया कि इसका सरफेस कैसे होगा, उसका सरफेस कट करने का। 4 पॉइंट दोनों में होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बिहार में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंशिएट बिटवीन अमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब मजे से 2-2, 3-3 पॉइंट दोनों में लिख सकते हो। सबसे मजे की बात, पहले तो कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। उसका एक इसमें पॉइंट है जिसमें हम टॉपिक बना के पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं। जितने मेटालिक सॉलिड है, जितने भी आपको मेटालिक सॉलिड है, ऐसे सॉल्ट्स जो सॉलिड है, ये सब क्या है? ये सब क्रिस्टलाइन फॉर्म का सॉलिड है। ये सब क्या है? क्रिस्टलाइन फॉर्म का सॉलिड है। और जो आपको ये सब, ये किसका एग्जांपल है? क्रिस्टलाइन का। जैसे एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन। एमोर्फस में बात करोगे, एमोर्फस में जो प्लास्टिक है, रबर है, ये क्या है आपका? एमोर्फस सॉलिड। प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या है? एमोर्फस सॉलिड है। मेटालिक सॉलिड, जितनी मेटल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, एरोसॉल्ट्स हैं, सब क्या है? क्रिस्टलाइन फॉर्म है सॉलिड का। इसमें पॉलीमर आप जानते होंगे, पॉलीमर जानते हैं? नहीं जानते हैं? आगे पढ़ेंगे वहां पे बात करेंगे। अभी से थोड़ा सा इसके बारे में बताना सुन लो। जो पॉलीमर होता है, पॉलीमर के बारे में जनरली ऐसा कहा जाता है, बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जो पॉलीमर है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है, एमोर्फस सॉलिड भी है। क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है और एमोर्फस सॉलिड भी है। सही बात है। अगर जनरली कोई पूछता है पॉलीमर क्या है, तो पॉलीमर क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हो सकता है, एमोर्फस सॉलिड भी हो सकता है। इसमें थोड़ा सा इसको कैटेगराइज अगर करते हैं, HDPE और LDPE। HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन, LDP लो डेंसिटी पॉलीथीन। ये दोनों पॉलीमर है। LDPE भी पॉलीमर है, HDPE भी पॉलीमर है। पॉलीमर के बारे में कोई पूछता है तो पॉलीमर में we have H crystalline solid, it may be have H amorphous solid।
HDPE की कोई बात करेगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो जब हाई डेंसिटी पॉलीथीन बोलेगा आप तो बोलोगे भाई पॉलीमर है। इन याद रखने वाली बात है कि जो HDPE है, जो HDPE है, दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो LDPE है, दिस इज amorphous solid, this is amorphous solid। LDPE amorphous solid, HDPE crystalline solid। तो हमने crystalline solid के चार पॉइंट आपको इसमें बताया, अरेंजमेंट बताया, शेप डिफिनिट होता हुआ बताया, मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है इसको बताया, और फिर इसको रेजिस्ट टूल से काट के इसका सरफेस प्लेन होगा क्यों होगा, सबका लॉजिक दिया। एमोर्फस में यही बात है, अरेंजमेंट कैसा होता है उसको बताया। फिर आपको ये बताया गया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प है उसका मतलब बताएगा। फिर बोला गया मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है तो लॉन्ग रेंज टेम्परेचर, लॉन्ग रेंज के लिए क्या होगा, सॉफ्टनेस करेगा, इसको हमने कहा डिफ्यूजन इसका हो सकता है। फिर इसके बारे में बताया गया कि इसको भाई कट करेंगे, इसका सरफेस होगा इरेगुलर होगा। हमने कोशिश करा कि जो भी पॉइंट है वो बताया जाए, सबके लॉजिक दिया जाए, दोनों में जितना पॉइंट है सबके लॉजिक दिया। एक क्वार्ट्ज का आपको मैंने एग्जांपल दिया और ग्लास का एग्जांपल दिया शुरू में, वहां पे हमने आपकी प्रॉपर्टी पढ़ा है एनियलिंग। क्या पढ़ा है, एनियलिंग। वहां पे बताया कि भाई अगर क्रिस्टलाइन को आप हिट करते हो, क्रिस्टलाइन को अगर एमोर्फस को हिट करते हो तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में चला जाएगा, और क्रिस्टलाइन को सॉलिडिफाई करते हो तो किस में चला जाएगा, क्रिस्टलाइन को सॉलिडिफाई करते हो तो एमोर्फस फॉर्म में चला जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्या, एनियलिंग। अच्छा, उसके बाद हमने बताया कि पॉलीमर जो है वो क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, एमोर्फस भी हो सकता है, लेकिन पॉलीमर क्रिस्टलाइन एमोर्फस दोनों हो सकता है। लेकिन HDPE LDPE कोई बात करेगा तो दोनों पॉलीमर है, लेकिन हाई डेंसिटी पॉलीमर जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और लो डेंसिटी जो पॉलीमर है वो क्या है, एमोर्फस सॉलिड है। क्लियर है सबको? आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब बोलो इस टॉपिक का यूज क्या है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बिहार में पूछता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। लगभग 4-4 पॉइंट, एक एग्जांपल ले लो तो 5-5 पॉइंट मैंने आपको दोनों में बताया, काफी है डिफरेंस सीखने के लिए। हाँ, जो लॉजिक बताया गया इसको याद कर रखोगे तो थोड़ा सा टॉपिक में नॉलेज रहेगा। नहीं तो रट्टा मार के अगर सिर्फ एग्जाम लिखना है तो उसके लिए पॉइंट लिख लो, काफी। उसके बाद बात करेंगे एक लास्ट पॉइंट जिसको मैंने टॉपिक बना दिया, वो होता है आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक और एक होता है एनाइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक क्या होता है, आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक। जो एमोर्फस सॉलिड है उसके बारे में बोला जाता है एमोर्फस सॉलिड इज आइसोट्रोपिक इन नेचर। और क्रिस्टलाइन के बारे में बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। Amorphous solid is isotropic in nature, और crystalline solid is anisotropic in nature। अब समझना इसको है, ये तो पॉइंट हो गया, डिफरेंस लिखोगे आप दोनों में लिख सकते हो, लेकिन इस बात को समझना कि एनाइसोट्रोपिक, ये एनाइसोट्रोपिक इसको क्यों बोलते हैं, इसको आइसोट्रोपिक क्यों बोलते हैं। सबसे पहले एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज का नाम मैं साइड में लिख देता हूं, यहां पे देखो कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज है, यहां पे लिखते हैं, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी। क्या है मेरा, थर्मल कंडक्टिविटी, क्या, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसके बाद रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स। कुछ प्रॉपर्टी मैंने लिखा, ये सम प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को मैं इस टॉपिक में डील करूंगा। सम प्रॉपर्टीज क्या लिखा? थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। मान लो कि कोई सॉलिड है हमारे पास, सॉलिड क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में अगर किसी भी डायरेक्शन में आप इसमें से किसी प्रॉपर्टी को मेजर करते हो, किसी प्रॉपर्टी को, इधर थर्मल कंडक्टिविटी को मेजर करो या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करो, और क्रिस्टल के किसी भी डायरेक्शन में मेजर करने पे उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक। क्या होता है? आइसोट्रोपिक। सेम मतलब किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू और क्रिस्टल के किसी भी डायरेक्शन में जाके मेजर कर रहा है तो वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, तो दिस इज आइसोट्रोपिक नेचर ऑफ क्रिस्टल। और मान लो कि किसी क्रिस्टल में हम किसी एक डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कुछ और आ रहा है, दूसरे डायरेक्शन में मेजर कर रहा है तो उसका वैल्यू कुछ और आ रहा है। मतलब जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसमें प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज होते जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक नेचर ऑफ क्रिस्टल। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, इसका मतलब क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो इसमें से इसका जो प्रॉपर्टी है ये क्या होगा, हर डायरेक्शन में आपको अलग अलग मेजरमेंट कर देगा। तो एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि इन डिफरेंट डायरेक्शन different value of some properties, कौन सा प्रॉपर्टीज, उसका नाम यहां पर लिख लेंगे। some properties different direction, different value of some properties is observed। एक इसका मतलब हुआ एनाइसोट्रोपिक का मतलब, और आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि in any direction the same value of some properties में उसको मेंशन कर देंगे, जो मैंने उधर साइड में लिखा है some property is observed। किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो जो प्रॉपर्टी है कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो सेम मिलेंगे। एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, क्रिस्टल में डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो क्या है, डिफरेंट वैल्यू उस प्रॉपर्टी का प्राप्त हो रहा है। ये हुआ आपका एनाइसोट्रोपिक का मतलब, ये हुआ आपका आइसोट्रोपिक का मतलब। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। ले लिया स्क्रीनशॉट, इरेज करें इसको। अब ऐसा होता क्यों है, क्रिस्टलाइन में ऐसा होता क्यों है? एक बात और है, ऐसा होता भी है या नहीं होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है फिजिक्स में, आपको टीचर पढ़ाएंगे डबल रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ाएंगे? डबल रिफ्रैक्शन। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब लाइट इंटर करता है तो चूंकि हर डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अलग अलग होगा, क्रिस्टलाइन है तो एनिसोट्रोपिक नेचर का होगा, हर उसके क्या बोलते हैं, हर डायरेक्शन में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अलग अलग, मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट हर डायरेक्शन में चेंज करेगा। तो जैसे ही लाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एंट्री करता है, किसके अंदर एंट्री करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टल के अंदर एंट्री करता है, तो चूंकि उसके हर डायरेक्शन में क्या है, और 2D अरेंजमेंट है, 2D अरेंजमेंट है तो दो डायरेक्शन होगा, तो दो डायरेक्शन के कारण उस लाइट का दो कंपोनेंट प्रोड्यूस हो जाता है। दो डायरेक्शन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड किस नेचर का है, एनिसोट्रोपिक नेचर का, तो हर डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज करेगा। तो जैसे ही लाइट किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टल के अंदर एंट्री करता है और वो क्रिस्टल 2D का है, तो दो कंपोनेंट में लाइट का क्या होगा, लाइट दो कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जब दो कंपोनेंट क्यों ब्रेक हो गया, क्योंकि भाई दोनों को एक डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होगा, एक डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होगा, तो दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा। और जब दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा तो दो तरह से क्या, डबल रिफ्रैक्शन। एक क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में डबल रिफ्रैक्शन क्यों होता है,
मान लो कोई आपसे पूछता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में व्हाई डबल रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन क्रिस्टल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्या जवाब दोगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड में डबल रिफ्रैक्शन क्यों होता है, तो क्या जवाब दोगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किस नेचर का होता है? एनाइसोट्रोपिक नेचर का होता है। अब एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड के बारे में आपको बताया गया कि भाई यह किस नेचर का होता है? आइसोट्रोपिक नेचर का। और क्रिस्टलाइन सॉलिड किस नेचर का होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड किस नेचर का होता है? एनाइसोट्रोपिक नेचर। ऐसा क्यों होता है? तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट हम लोग शुरू में पढ़े, इसका अरेंजमेंट जो होता है क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है, एक ही जैसा अरेंजमेंट बार बार रिपीट होता है। तो मान लो कि इस डायमेंशन में ये अरेंजमेंट इसका रिपीट हो रहा है, इस डायरेक्शन में इसका अरेंजमेंट रिपीट हो रहा है, ऐसा अरेंजमेंट है। देखो सेम अरेंजमेंट रिपीट हो रहा है, ऐसा रिपीट हो रहा है, सेम अरेंजमेंट, या फिर सेम अरेंजमेंट रिपीट हो रहा है। इसमें क्या है? कोई सेम अरेंजमेंट नहीं, कुछ भी बना दो, अरेंजमेंट सेम तो है नहीं। जो हमने बताया उसको बस बना रहे कि इमेजिनेशन है, आप ऐसा सोच सकते हो लॉजिकली। अब मान लो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये ऑर्डर फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर रिपीट ऑर्डर में इस टाइप समझ आते हो, तो आपको यह मिला 1 2 3 4 5। इसमें आते हो कुछ और मिलेगा, इसमें जाते हो डायगोनली कुछ और मिलेगा। तो देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये स्ट्रक्चर पूरा स्ट्रक्चर ऑर्डर्ड है, लेकिन अलग डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कुछ और मिल रहा है, नीचे आ रहा है तो कुछ और मिल रहा है, डायगोनली जा रहा है तो कुछ और मिल रहा है। मतलब क्या कि हर डायरेक्शन में आने पे इसका क्या चेंज हो जा रहा है? इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या हो जा रहा है? डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑर्डर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो चूंकि हर डायरेक्शन में जाने पे इसका ऑर्डर चेंज हो रहा है, इसलिए इस क्रिस्टल के अंदर में जो प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं, इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और आएगा, इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और आएगा, इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और आएगा। लेकिन इसके अंदर क्या है कि आप इधर जाओ फिर भी इरेगुलर, इधर आओ फिर भी इरेगुलर, इधर जाओ फिर भी इरेगुलर। इसको हर तरफ इरेगुलर ही मिल रहा है, इसको हर तरफ क्या मिल रहा है? इरेगुलर ही मिल रहा है। इधर भी आया इरेगुलर, इधर भी गया इरेगुलर, इधर भी आया इरेगुलर। लेकिन इसके साथ क्या है? इधर गए तो ऑर्डर्ड है लेकिन किसी और तरह का ऑर्डरनेस है, इधर है तो किसी और तरह का ऑर्डरनेस है, इधर गए किसी और तरह का ऑर्डरनेस है। तो चूंकि इसके हर डायरेक्शन में जाने पे ऑर्डर स्ट्रक्चर मिल रहा है, लेकिन वो ऑर्डर स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इसके अलोन में अगर हर डायरेक्शन में अगर आप किसको मेजर करते हो, प्रॉपर्टी को मेजर करोगे, तो हर डायरेक्शन में इसका प्रॉपर्टी क्या मिलेगा? अलग अलग मिल जाएगा, दैट इज एनाइसोट्रोपिक। इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? एनाइसोट्रोपिक होता है। और जो एमोर्फस सॉलिड है ये पहले से ही रेगुलर है, अब इस डायरेक्शन में फिर भी रेगुलर, इधर जाओ फिर भी रेगुलर, इधर जाओ फिर भी रेगुलर। इसलिए ये क्या है? ये आपको क्या है? आइसोट्रोपिक नेचर। मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाके आप मेजर करोगे तो आपका प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है? तो ये हमारा था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड का पूरा डिस्क्रिप्शन। हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड एमोर्फस सॉलिड पे काफी पढ़ाई किया। आपका काम है लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया, मैंने कहीं मेरे माइंड में नहीं था कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, आप पॉइंट लिख दूं। मैंने टॉपिक को डील किया, अपने लैंग्वेज में पढ़ाया। आपका काम है घर पे बैठ के इसका एमोर्फस और क्रिस्टलाइन के बीच एक अपने लैंग्वेज में डिफरेंशिएट करना, अच्छे से लैंग्वेज में। और जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया इस कंसेप्ट के आधार पर। आशा करते हैं आप घर पे बैठ के सारे टीचर्स का लेक्चर आ रहा है, एसटी अड्डा जो हमारा चैनल है उस पर सारे टीचर्स का लेक्चर आ रहा है। अभी और टीचर्स का लेक्चर आना बाकी है। आशा करता हूं आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका पढ़ाई कम से कम हैम्पर हो, कम से कम डैमेज हो, इसके लिए हमारे फैकल्टी प्रतिबद्ध है, ओएसटी प्रतिबद्ध है। जो पढ़ाया जाता है क्लास में उसको पढ़ें, फिर इस लेक्चर बनाने का
और इसको अपलोड करने का कुछ फायदा होगा, नहीं तो मैं बस बनाता जाऊंगा, अब इसको मजे में फिल्म की तरह देखते जाना, कोई फायदा नहीं। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।